हेलो एंड वेलकम टू केसिंग एजुकेशन। आई एम कुलभूषण। लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्यूटोरियल। तो देखिए एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 हम देखने वाले हैं आज। टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। देखिए किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। पहली सतह यानी कि भूमि, दूसरा पानी यानी कि जल, तीसरा सांस लेने के लिए हवा, है ना। ये तीनों ही पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है अभी तक। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से उसे घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी बहुत सारी गैसेज हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? बर्फ, जल और वाष्प यानी कि ठोस यानी कि बर्फ, है ना, लिक्विड यानी कि जल और गैस यानी कि जल वाष्प। ठीक है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भूमंडल की। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो किसमें होते हैं? मिट्टी में होते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहे जाते हैं, हमें कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं इन्हें, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, समुद्री जल का तल सभी जगह पर एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र जल के जो तल है उससे नापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। देखिए कहीं भी किसी भी चीज की अगर ऊंचाई हमें देखनी होती है ना तो हम उसे सी लेवल से नापते हैं क्योंकि पानी का लेवल तो सब जगह पे एक जैसा है। तो अगर मान लिया ये 2 पहाड़ हैं, है ना, एक ये पहाड़ है और एक ये पहाड़ है और ये हमारा क्या है? सी लेवल है, समुद्र जल का तल है जो लेवल है। तो इससे हम नापेंगे कि सी लेवल से इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है और सी लेवल से इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। क्यों? क्योंकि हम इसको शून्य मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो क्या है? हम सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचाई है। और सबसे गहरा जो भाग है समुद्र के अंदर वो किस में है? वो प्रशांत महासागर में, जिसे मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो मैरियाना गर्त बोलेंगे। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है, माफ कीजिएगा। क्या आपने कभी कल्पना की है कि ये सबसे ऊंचे तल लेवल जो हो गया, यानी कि अगर हम इसे माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करें तो ये कितना नीचे हो गया? आप सोच सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं महाद्वीप की। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें जो महाद्वीप है ना पृथ्वी पे वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? एशिया हो गया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ओके, ये हमने देख लिए हैं। एशिया, अब हम सब बात करते हैं इनके बारे में, एक एक करके हम समझते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। हम सब जानते हैं या आपने देखा भी होगा कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? वो एशिया है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल यानी कि 1/3 में खाली एशिया फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप में से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप और एशिया यानी यूरोप और एशिया को अगर हम जोड़ के अगर हम बोलें तो हम क्या बोलते हैं? उसे यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है
यह है। अच्छा, अब हम यूरोप की बात कर रहे हैं। देखो मैंने इसमें दिखाया था ना, मैंने इसमें आपको दिखाया था। देखो एशिया कितना बड़ा है और ये यूरोप है। तो एशिया के मुकाबले आप देख रहे हो यूरोप कितना छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए, वो आप इसको देख लीजिएगा। अब आता है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हमने अभी देखा कि सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद क्या आता है अफ्रीका। तो अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त यानी कि जो हमारे 0 डिग्री अंशांश है वो क्या है, इस महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है। देखो मैं आपको दिखाता हूं इसमें, ये देखो ये अफ्रीका है, ये 0 डिग्री अंशांश है यानी कि विषुवत रेखा। ये क्या है, अफ्रीका के बीचों बीच से गुजर रही है। अच्छा, अफ्रीका की एक और खासियत है क्या, इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं, इस अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ओके, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह है उत्तर अमेरिका कौन सा है, मैंने अभी दिखाया था आपको, ये इसमें देखिए ये वाला, ये तीसरे नंबर पे आता है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ओके, दक्षिण अमेरिका, अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका कौन सा है, ये आ गया हमारा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से महासागर स्थित हैं, विश्व की, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। तो ये हमने देखा कि जो सबसे बड़ी जो नदी है वो किससे बहती है, दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। देखिए, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, ये जो नील नदी है ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। और ये जो है ये अमेज़न, ये क्या है, सबसे बड़ी है ना, साइज में बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया छोटा सा है ना, सबसे छोटा ये ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ है, अंटार्कटिका ये रहा, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। एक बहुत बड़ा महाद्वीप जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में है इसलिए हमेशा इसमें मोटी बर्फ की चादर, क्योंकि ध्रुव के पास है ना, तो इसमें क्या है, हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव विकास नहीं है, यह नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे क्या है, इंसान वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे क्या है, रिसर्च करने के लिए सब लोग, सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर वहाँ पे बनाए हुए हैं। भारत का भी रिसर्च सेंटर है, उसका नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब हम बात करते हैं जलमंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके 71% भाग पर सिर्फ जल है और 29% भाग पर स्थल है।
जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, है ना। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी मिला के शामिल है। तो सभी मिला के 71% तो हमारा क्या हो गया, जल हो गया, और 29% क्या हो गया, हमारा स्थल हो गया, है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। देखो, जो भी हमारे टोटल जो हमारा जल है पृथ्वी पर, जो टोटल हमारा जो पानी है उसका 97% कहाँ पर है, महासागरों में है। और ये इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। देखिए, आपने कभी देखा होगा ना कि जो लोग समुद्र में खो जाते हैं वो पानी के लिए प्यास से परेशान होते हैं। अब कहने के लिए तो उनके चारों तरफ पानी पानी है, फिर वो प्यास से क्यों परेशान है, उस पानी को पी क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खारा, उसमें मिनरल्स इतने ज़्यादा होते हैं, उसमें नमक इतना ज़्यादा होता है कि उसको पिया नहीं जा सकता, है ना, मानव उपयोग में नहीं आ सकता वो। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी कि जिसमें जो मिनरल्स है वो नहीं है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। देखो, जो मनुष्य जो पानी पी सकता है ना, वो किसमें, जिसमें मिनरल्स कम हो, है ना, जिसमें नमक कम हो, उसी पानी को इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। पानी तो कहने के लिए चारों तरफ पानी पानी है, 71% पे सिर्फ पानी है, लेकिन होता क्या है, पानी की कमी, हमने सुना होगा कि पीने का पानी खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पीने के लायक, जो इंसान के यूज करने लायक जो पानी है ना, वो बहुत कम है। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे के आकार के आधार पे जो हमारे 5 प्रमुख महासागर हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इसको हम जरा एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए, तो सबसे बड़ा क्या है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, है ना। फिर अटलांटिक महासागर, ये वाला। फिर 3rd नंबर पे क्या आ गया? इंडियन ओशन, भारतीय इंडियन ओशन आ गया ना, हिंद महासागर। फिर उसके बाद आता है साउथर्न ओशन, यानी कि दक्षिणी महासागर, और फिर आर्कटिक महासागर, ये हमारा आ गया। इस तरह से हम 5 जो बड़े हमारे महासागर हैं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे साइज के क्रम में देखें ना, तो सबसे पहले क्या आता है? प्रशांत आता है, फिर अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये हमने देख लिया महासागर, इसको आप खुद से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। तो देखो, हमारी पृथ्वी चारों ओर से, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और, इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखा दूं। अगर हम हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है ना, हमारे जो महाद्वीप है, अगर उनको हम साइज़ के क्रम में देखें ना, तो देखो इस तरह से एक तरह दिखाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा बॉक्सेस दिखाए हुए हैं कि बॉक्सेस के कितने ज़्यादा, जितने ज़्यादा बॉक्सेस उतना बड़ा हमारा महाद्वीप हो गया। तो एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, ठीक है, फिर हमारा यूरोप आ गया, फिर अंटार्कटिका आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका यूरोप से बड़ा है अगर हम देखें इसमें साइज कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इसमें। ये देखिए, ये एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि वायुमंडल क्या है। ये हमारा जिसमें ये जो जिसमें बादल हैं, पंछी उड़ रहे हैं, है ना, बादल बन रहे हैं जलवाष्प के कारण, है ना, ये हमारा वायुमंडल हो गया। ये स्थल मंडल हो गया, जहाँ पर जीव रह रहे हैं, पक्की जमीन है ना, ये सारी चीज़ें स्थल मंडल में आ गई हैं। और जहाँ पे जलीय जीव रह रहे हैं वो हमारा हो गया जलमंडल। ओके, तो वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस ले पाते हैं।
यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जो ओजोन लेयर है, आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, ओजोन की परत। ओजोन की परत क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें ना उनको रोक लेती है, और उसका जो हानिकारक किरणें नहीं है सिर्फ उन्हीं को छनकर अंदर आने देती है, बाकी किरणों को वो वहीं पर रोक लेती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्या क्या बोलते हैं, सौम्यमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इसको मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। तो देखो, ये 0 से 12 किलोमीटर क्या है, ये हमारा सौरमंडल है। जो बादल वगैरह रहते हैं, बादल रहते हैं, हमारा जो ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये सौरमंडल के अंदर ही उड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल कितना हो गया, 12 से 50 किलोमीटर के अंदर। ओजोन रेखा, जो हमारी ओजोन परत है ना, वो भी इसी के अंदर आती है। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज जो उड़ते हैं, वो इसी परत में उड़ते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारा फिर मध्यमंडल, ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच। जो मीटेओरॉइड्स वगैरह होते हैं ना, क्षुद्र ग्रह वगैरह, ये सब इसी मध्यमंडल में ही आपको दिखाई देंगे। अच्छा, उसके बाद आता है तापमंडल, ये 80 से 700 किलोमीटर के बीच रहता है। इसमें क्या है, जितने भी हमारे सैटेलाइट रहते हैं ना, ये सारे तापमंडल में रहते हैं, और जो हमारी कार्बन रेखा है वो भी इसी में आती है। फिर उसके बाद जो 700 किलोमीटर से लेकर आगे की जो जितनी भी जगह है, या आप कह सकते हैं मोटा मोटा 1,90,000 किलोमीटर तक, तो वो हमारा क्या रहता है, उसको हम वायुमंडल या बहिर्मंडल भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी 5 प्रमुख परतें हैं वायुमंडल की। अच्छा, अब हम इनको समझ लेते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है, और ऑक्सीजन कितनी रहती है, 21% रहती है। हमारी जो नॉर्मल हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या रहती है, नाइट्रोजन रहती है और ऑक्सीजन रहती है। दूसरी गैसें भी रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, आर्गन रहती है, जिसकी इसकी मात्रा कितनी है, 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया पृथ्वी जितनी भी हम हीट को एब्जॉर्व करती है, जितनी भी ऊष्मा सूरज से हमारे पास आई, उसको हमने, पृथ्वी ने हमारी सोखा। अब क्या होगा, अगर ये गैस नहीं होगी तो वो सारी की सारी वापस चली जाएगी, है ना। वापस चली जाएगी तो क्या पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि फिर यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो पृथ्वी थोड़ी सी गर्म रहे, रहने लायक यहाँ पे तापमान बना रहे, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सूर्य की धूप और मिनरल्स लेकर, पानी लेकर क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तेजी से घटता जाता है। हवा हल्की होती जाती है ऊपर की तरफ। आप जानते हैं कि पहाड़ों और पर्वतारोहियों, या जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं, उनको हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो ऑक्सीजन का लेवल घटता जाता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो देखो, जो हवा होती है ना, आप समझते हैं कि जहाँ पे भी हवा होगा तो हवा का प्रेशर भी होगा नीचे की तरफ, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीव मंडल की। स्थल, जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है यह वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के रूप में भी पाई जाती है। मनुष्य भी इसी का भाग है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में, जंतु जगत
और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। यानी कि जो हमारे जंतु जगत है, यानी कि जंतु हैं, जो जानवर हैं, रेंगने वाले हों चाहे स्तनधारी हों, और दूसरा पेड़ पौधे। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों की कटाई के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। देखो, जब हम पेड़ काटते हैं तो कहते हैं ना कि पेड़ नहीं काटने चाहिए। क्यों नहीं काटने चाहिए? क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को ना बांधे रखती हैं। अब मान लिया कभी बाढ़ आई, अब अगर बाढ़ आई तो क्या होगा? मिट्टी की जड़ों को अगर पेड़ों ने पकड़ा हुआ है तो मिट्टी नहीं बह पाएगी, लेकिन अगर पेड़ नहीं है तो क्या होगा? वो मिट्टी तेजी से उसके साथ बह जाएगी। इससे मिट्टी का कटाव होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जन जो उत्सर्जी पदार्थ है वो वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक प्रमुख घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। देखो, मैंने बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जो पृथ्वी की जो हीट है, ऊष्मा है, उसको वापस जाने से रोकती है। अब ये ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेगी? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने शुरू कर देगी। वही हो रहा है, ठीक है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की। देखो, पृथ्वी जो चीजें हैं ना, जो भी हम चीजें रिसोर्स जो हम यूज कर सकते हैं, हमें यूज तो करना है, लेकिन उसका दोहन नहीं करना है। दोहन का मतलब जरूरत से ज्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। उससे क्या होगा? फिर जो प्रकृति का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बिगड़ने लग जाता है। ये जो हम आपदाएं देखते हैं, सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बादल फट रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है ना, ये भूस्खलन आ रहे हैं, ये सब किसका नतीजा है? ये सब प्रकृति में जो असंतुलन पैदा हुआ उसी का नतीजा है। और कारण कौन है? सिर्फ एक, वो है मानव। तो ये हमारा जो चैप्टर था इस तरह हमारा खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीख पाए होंगे। जैसे कि हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं तेजी से। तो हमारा जो ये मैं आपको इससे रिवाइज करवा देता हूँ। तो जो हमारे मेन कॉन्टिनेंट्स हैं यानी महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका है ना, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है ना, तो फिर हमारा आता है अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। ओके, हमें पता है कि जो अफ्रीका है वो इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। ठीक है, अगर हम साइज के पैटर्न में देखें तो सबसे बड़ा हमारा एशिया हो गया, फिर उत्तर अमेरिका हो गया, फिर दक्षिण अमेरिका हो गया, फिर अंटार्कटिका हो गया, फिर यूरोप हो गया और फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। हमें पता चला कि वायुमंडल क्या है, हमें पता चला कि स्थल मंडल क्या है, हमें पता चला कि जल मंडल क्या है। तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। स्थल मंडल, जब ये तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं तो वहाँ पर जीव मंडल बनता है, जहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होती है और वहाँ जीवन पनपता है। ठीक है, ये हमारे महासागर दिए हुए हैं। जो हमारे महासागर हैं उनको हमने किस में बांटा है? उनको 5 मेन महासागरों में हमने बांटा हुआ है। सबसे बड़ा जो है हमारा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर आ जाता है ना। तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर आ जाता है, इंडियन ओशन आ जाता है। फिर आता है हमारा साउथर्न यानी कि दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो ये था एक छोटा सा चैप्टर जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और वो सीखें, है ना। और चैनल को देखिए सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जैसे ही अगला चैप्टर आएगा या एनसीईआरटी के जो बाकी हम लोग एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री की है ना, उसके अलावा हम मैथ्स देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेंगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।